ललन टॉप शो brought to you by Sensodyne K and American Pistachios। अभी लेके आए सेंसोडेंट के दूध का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। 19 अप्रैल आ ही गया समझिए। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग अगली सुबह शुरू हो जाएगी। देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं और इससे एक दिन पहले ईवीएम और वीवीपीएटी पर्चियों के मिलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। एक सुनवाई और हुई ब्रजभूषण शरण सिंह के केस पर भी। दोनों केसेस पर आज बात करेंगे। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। सुप्रीम कोर्ट में 18 फरवरी को क्या हुआ, इस पर आने से पहले एक शॉर्ट रिवीजन। ईवीएम के वोट और वीवीपैट की पर्चियों के 100% मिलान की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी है। ये अर्जी दी है एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने, और उन्होंने ये मांग की है कि ईवीएम में पड़ा हर एक वोट वेरीफाई करना जरूरी है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायण और संजय हेगड़े और निजाम पाशा पैरवी कर रहे हैं। दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन की ओर से एडवोकेट मनिंदर सिंह पैरवी कर रहे हैं। अब ताजा सुनवाई के कुछ मुख्य बिंदु आपको बताते हैं। सुनवाई की शुरुआत में याचिकाकर्ताओं के वकील निजाम पाशा ने कहा कि वोटर्स को वीवीपैट स्लिप दे दी जानी चाहिए और वो इसे बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि क्या इससे वोटर की निजता प्रभावित नहीं होगी। इस पर वकील निजाम पाशा ने दलील रखी कि वोटर्स की निजता से अधिक उसके मत का अधिकार जरूरी है। याचिकाकर्ताओं के एक और वकील संजय हेगड़े ने कहा कि सभी पर्चियों के मिलान की सूरत में चुनाव आयोग मतगणना में वोटों की गिनती में 12-13 दिन लगने की बात कह रहा है और यह दलील गलत है। एडीआर की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि वीवीपैट मशीन में लाइट जो जलती है वो 7 सेकंड तक जलती है। अगर वो लाइट हमेशा जलती रहे तो पूरा फंक्शन मतदाता देख सकते हैं। इन दलीलों के बाद चुनाव आयोग के अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम से जुड़ी जानकारी दी। बताया कि ईवीएम प्रणाली में 3 यूनिट होते हैं, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और तीसरा वीवीपैट। बैलेट यूनिट सिंबल को दर्शाने के लिए है, कंट्रोल यूनिट डेटा को कलेक्ट करता है और वीवीपैट सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन के लिए है। कंट्रोल यूनिट वीवीपैट को प्रिंट करने का आदेश देती है। ये मतदाता को 7 सेकंड तक दिखाई देती है और फिर ये वीवीपैट के सीलबंद बॉक्स में गिर जाता है। हर कंट्रोल यूनिट में 4 MB की मेमोरी होती है। मतदान से 4 दिन पहले कमिश्निंग का प्रोसेस होता है और सभी उम्मीदवारों की मौजूदगी में प्रक्रिया की जांच की जाती है और वहां पर इंजीनियर भी मौजूद होते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इलेक्शन कमीशन के अधिकारी से पूछा कि जब आप मैनुअल काउंटिंग करते हैं तो आप 5000 से 7000 वोटों की गिनती करते हैं। इसके पहले तो हमें 1 लाख वोट बताए गए थे, आपको इसके लिए 5 घंटे की जरूरत क्या है? इसके अलावा एक सुझाव बार कोड का भी था। चुनाव आयोग के अधिकारी इस पर जवाब देते हैं कि हमने अभी इसकी जांच नहीं की है, इस चुनाव के लिए तो ये संभव नहीं दिखता है। बेंच ने फिर पूछा कि क्या बैलेट यूनिट में स्टोरेज डेटा और वीवीपैट पर्चियों के बीच कोई मिसमैच का मामला है क्या? चुनाव आयोग ने कहा कि अभी तक हमने 4 करोड़ से ज्यादा वीवीपैट की काउंटिंग की है, अब तक एक भी मिसमैच नहीं मिला। कोर्ट ने पूछा कि ईवीएम में बीप की आवाज कब आती है? इसका जवाब मिला कि जब कंट्रोल यूनिट में वोट रजिस्टर हो जाता है उसके बाद। फिर बेंच ने पूछा कि क्या कंट्रोल यूनिट वीवीपैट को कमांड देता है और रजिस्टर होते ही बीप की आवाज आती है? इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि बीप स्लिप पर निर्भर है, एक सेंसर है जो स्लिप गिरने को रिकॉर्ड करता है। अब बताते हैं कि कोर्ट में चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह की ओर से क्या दलीलें पेश की गई। दूसरी ओर से चुनाव आयोग की ओर से उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं का आधार गलत जानकारी पर आधारित है, उनकी जानकारी ही गलत है। ईवीएम की काबिलियत का मुद्दा अदालत में लाने वालों पर जुर्माना लगाना चाहिए और उनकी अर्जी खारिज करनी चाहिए। ईवीएम एक इंडिपेंडेंट मशीन है, इसे हैक नहीं किया जा सकता या इससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। वीवीपैट को फिर से डिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैनुअल गिनती में मानवीय भूल की आशंका से हालांकि इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मौजूदा सिस्टम में मानवीय भागीदारी न्यूनतम हो गई है, बहुत मिनिमम हो गई है। जहां पर भी गड़बड़ी थी वहां मॉक रन का डेटा नहीं हटाया गया, इसका ध्यान रखा गया है। बेंच ने कुछ सवाल याचिकाकर्ताओं से भी पूछे। जस्टिस संजीव खन्ना ने याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण से कहा कि अब आप अपनी मांग को लेकर बहुत आगे जा रहे हैं, हर चीज पर शक नहीं किया जा सकता। अगर चुनाव आयोग ने कुछ अच्छा किया है तो आप उसकी भी सराहना करें। हमने आपकी बात सुनी क्योंकि हम भी चिंतित हैं और क्या आपको हर एक चीज के बारे में बताना जरूरी है। इस पर सफाई में कहा गया कि हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। ये याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, सुबह जो शिकायत की थी वो चुनाव एजेंट द्वारा की गई है। इसके बाद सॉलिसिटर
जनरल तुषार मेहता ने याचिकाकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावों से ठीक पहले ऐसा होता है, इसका असर मतदान पर पड़ता है, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। याचिकाकर्ता मतदाताओं की पसंद और भरोसे का मजाक बना रहे हैं। इस पर वकील गोपाल शंकर नारायण की तरफ से जवाब आया। उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें शक है, डाउट है और संदेह के कारण भी हैं। चुनाव आयोग के वकील कहते हैं कि केवल एक ही बार गड़बड़ी हुई है जिस पर हमने ध्यान दिलाया है, जबकि चुनाव आयोग के प्रतिनिधि ऐसा नहीं कहते। आयोग ये स्वीकार कर रहा है कि मानवीय त्रुटियां एग्जिस्ट करती हैं। कोर्ट में इन दलीलों और जिरह के अलावा मीडिया रिपोर्ट्स का भी जिक्र हुआ। प्रशांत भूषण ने एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा कि केरल में मॉक पोलिंग के दौरान बीजेपी को ज्यादा वोट जा रहे थे। इस मामले पर आगे क्या हुआ, हमने पूछा इंडिया टुडे के लिए कानून से जुड़े मामलों पर नजर रखने वाली पत्रकार कनु शारदा से। देखिए, आज 2 जजेस के बेंच के सामने ईवीएम का मैटर बहुत लंबे समय के लिए सुना गया। ईसीआई के ऑफिशियल्स खुद यहाँ आए थे और उन्होंने खुद ईवीएम कैसे चलती हैं सब उसके बारे में डिटेल तरीके में बताया। जो भी क्वेरीज थी दोनों साइड से उसको सॉल्व किया। जजेस की तरफ से भी बहुत सारी क्वेरीज थी। अब इसके बाद ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। अब ये क्लैरिटी नहीं है कि जजमेंट जो है वो इसी इलेक्शन फेजेस के दौरान ही आएगा या उसके बाद आएगा, क्योंकि कोई जब भी जजमेंट रिजर्व होता है कोई तय सीमा नहीं होती जिसमें ये डिसाइड किया जा सके कि जजमेंट कब तक प्रोनाउंस होता है। तो अभी इस बात पे तो कोई क्लैरिटी नहीं है कि कब आएगा, पर अगर आया भी तो उसका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ वोटिंग पे पड़ेगा। मतलब 4 जून को जो काउंटिंग होनी है उस पे प्रभाव पड़ेगा। वोटिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो पिटिशनर्स हैं इस केस में उन्होंने यही मांग की है कि काउंटिंग में जो अभी प्रेजेंट काउंटिंग होती है उसमें सही तरीके से चीजें नहीं होती। तो जब आज सुनवाई जब शुरू हुई तो शुरू होते ही प्रशांत भूषण जो कि एडीआर के पिटिशनर्स के वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बताया कि कैसे जो है कल मॉक पोलिंग हुई थी कासरगोड के केरला में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और वहां पे ये पाया गया कि 3-4 जो ईवीएम्स है उसमें एक एक्स्ट्रा वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पड़ रहा था। तो इस बात की जो रिपोर्टिंग है वो एक मलयालम मनोरमा करके एक अखबार है उन्होंने की, तो उसकी कटिंग प्रशांत भूषण ने बेंच के सामने रखी। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो एडवोकेट कोर्ट में मौजूद थे उनको बोला कि आप जाके इसको वेरीफाई कीजिए। लंच के बाद जब कोर्ट कन्वीन हुई 2 बजे, तो 2 बजे कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के जो डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर थे मिस्टर व्यास, वो खुद कोर्ट में प्रेजेंट थे और उन्होंने खुद कोर्ट को बताया कि ये सारे जो एलिगेशंस हैं वो फॉल्स हैं, ये रिपोर्ट सही नहीं है और हम इसको सर से नकारते हैं। तो ये मामला यहीं पे समाप्त हो जाता है जब इलेक्शन कमीशन ने खुद ही डिनाई कर दिया है वो न्यूज रिपोर्ट को, क्योंकि न्यूज रिपोर्ट के बेसिस पे ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट भी कॉग्निजेंस नहीं लेता। ईवीएम और वीवीपैट मिलान के नमूने बढ़ाए जाने की मांग करती ये पहली याचिका नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी ऐसा ही हुआ था, जब 21 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में 50% मिलान की मांग करते हुए याचिका दी थी। अब 100% की मांग की जा रही है। अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। भारतीय कुश्ती संघ यानी कि WFI के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ी खबर है। ये यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे ब्रजभूषण सिंह ने आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक नई अर्जी लगाई। उन्होंने दावा किया कि जिस तारीख पर एक महिला पहलवान ने उत्पीड़न का आरोप उन पर लगाया है उस दिन वे दिल्ली में नहीं थे। ब्रजभूषण ने कोर्ट से मांग की है कि इस मामले में आगे और जांच की जाए। राउज एवेन्यू कोर्ट आज ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए फैसला सुनाने वाला था, लेकिन इस अर्जी के बाद जो आज दाखिल की गई इस आदेश को स्थगित कर दिया गया, जो आरोप तय करने वाले पर फैसला आना था। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने ब्रजभूषण की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अब उनकी याचिका पर 26 अप्रैल को फैसला आएगा। इसके पहले ब्रजभूषण सिंह खुद कोर्ट पहुंचे और उन्होंने अपनी अर्जी के साथ पासपोर्ट की कॉपी भी जमा की। कहा गया कि इसमें इमिग्रेशन की मुहर भी लगी हुई है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से वकील अतुल श्रीवास्तव ने याचिका का विरोध किया और कहा कि यह मामले को डिले करने की, उसमें देरी करने की चालबाजी है। वकील ने कहा कि चार्जशीट पर जब बहस हो रही थी तब तो ये पॉइंट ब्रजभूषण की ओर से नहीं उठाया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रजभूषण सिर्फ एक तारीख के आरोप पर
सवाल उठा रहे हैं, दूसरे आरोपों पर कुछ नहीं कह रहे हैं। महिला पहलवानों के वकील ने भी कहा कि बृजभूषण की इस अर्जी पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह कहा कि वो पहले बृजभूषण की नई याचिका का निपटारा करेगा, उसके बाद उनके खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला सुनाया जाएगा। इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस पहले ही बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इस मामले में यह मामला पिछले कुछ महीनों से कोर्ट में आरोप तय करने के चरण में है। इससे पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुनने वाले एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल का दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर हो गया था, इसलिए अब इस केस की सुनवाई प्रियंका राजपूत कर रही हैं। पिछले साल जनवरी में महिला पहलवानों ने तत्कालीन WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उन्हें पद से हटाने और कार्रवाई की मांग करते हुए पहलवानों ने जंतर मंतर पर कई दिनों तक प्रदर्शन भी किया था। 28 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। ऑलमोस्ट साल भर पहले 6 महिला पहलवानों ने अपनी शिकायतों में यौन उत्पीड़न की 15 घटनाओं का आरोप लगाया है। इनमें कथित तौर पर गलत तरह से छूने के 10 मामले शामिल हैं। इसके अलावा डराने धमकाने और पीछा करने के आरोप भी उन पर शामिल हैं। 13 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल की और कहा था कि अब तक की जांच के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। इस चार्जशीट के मुताबिक पुलिस ने धारा 506 यानी कि आपराधिक धमकी, 354 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, 354A यानी कि यौन उत्पीड़न और धारा 354D यानी पीछा करने के तहत आरोप तय किए थे। चार्जशीट में कहा गया था कि जांचकर्ताओं ने 108 गवाहों से बात की, जिनमें पहलवान, कोच और रेफरी समेत 15 लोगों ने आरोपों को सही बताया था और उनकी पुष्टि की थी। चार्जशीट में IPC की धारा 354 का जिक्र है, जो एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। इसके तहत 1 से 5 साल तक की कैद की सजा हो सकती है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं, लेकिन कोर्ट ने 20 जुलाई 2023 को 2 शर्तों के साथ बृजभूषण को जमानत भी दे दी। कहा था पहली जो शर्त थी कि आप बिना पूर्व अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे, जब भी कोर्ट बुलाया जाएगा तो हाजिर रहेंगे, और दूसरा, किसी भी तरह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, गवाहों को धमकाएंगे नहीं या उन्हें लालच देने की, प्रलोभन देने की कोशिश नहीं करेंगे। बृजभूषण सिंह यौन उत्पीड़न के आरोपों को खारिज करते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आरोप साबित हो जाएं तो उन्हें फांसी दे दी जाए। आरोप प्रत्यारोप होते होते लोकसभा चुनाव आ गए। अब कैसरगंज से बृजभूषण के चुनाव लड़ने या न लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने हिस्से की 75 में से 73 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। जो 2 सीटें बची हैं वो है रायबरेली और बृजभूषण का संसदीय क्षेत्र कैसरगंज। कोर्ट में सुनवाई से पहले जब मीडिया ने उनसे कैसरगंज सीट से टिकट को लेकर सवाल किया तो उन्होंने इतना ही कहा कि होई है सोई जो राम रची राखा। अगली खबर तेलंगाना से है। यहां मंचेरियल जिले के एक मिशनरी स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि भगवा कपड़े पहने और जय श्री राम का नारा लगाते कई लोग स्कूल पर पत्थर फेंक रहे हैं। साथ ही स्कूल के भीतर लोगों से भिड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ये समझने की कोशिश करते हैं। जिस स्कूल पर हमला हुआ उसका नाम है सेंट मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल। मंचेरियल जिले के कन्नेपल्ली गांव में ये स्कूल है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना 16 अप्रैल की है। स्कूल के कुछ छात्र यूनिफॉर्म की जगह भगवा कपड़े पहन करके आए थे। टीचर्स ने उन्हें कथित तौर पर क्लासरूम में जाने की अनुमति नहीं दी। इसी पर मामला बिगड़ गया। बाद में कुछ लोग स्कूल पहुंच गए। पहुंचते ही उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। मामले में छात्रों के पेरेंट्स ने स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। मामला बढ़ने पर स्कूल प्रबंधन ने भी एक शिकायत दर्ज करवाई। पेरेंट्स का कहना है कि छात्रों ने 21 दिनों की हनुमान दीक्षा लेने के कारण ऐसे कपड़े पहने थे। उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल और प्रशासन पर उनके बच्चों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया। वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि प्रिंसिपल ने स्कूल यूनिफॉर्म नहीं होने के कारण छात्रों से सिर्फ पेरेंट्स को बुलाने को कहा था। घटना को लेकर मंचेरियल जिले के DCP अशोक कुमार ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि एग्जाम चल रहे थे और एग्जाम के बाद प्रिंसिपल ने छात्रों से कह दिया कि वो यूनिफॉर्म पहन करके आएं। अगर उन्हें भगवा कपड़े पहनने हैं तो उन्हें परमिशन लेनी होगी। इसके कारण बच्चों के पेरेंट्स नाराज हो गए। इससे पहले भी प्रिंसिपल के खिलाफ कुछ शिकायतें आई थी। उस दिन मंगलवार था और वहां पास में एक मंदिर है। स्थिति तेजी से बिगड़ गई और स्कूल में तोड़फोड़ शुरू हो गई। इस पूरे मामले में अभी क्या स्थिति है, हमने इंडिया टुडे के पत्रकार अपूर्वा जयचंद्रन से समझने की कोशिश की। राम नवमी के दिन पे हमें ये पता चला कि वहां पे रामनवमी के दिन पे जो बच्चे थे जो सैफ्रॉन बस पहन के आए थे, उन लोगों के जो माता पिता है वो लोग यहाँ पे वो स्कूल के बाहर आके शोर मचा रहे थे, प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। हमें ये भी पुलिस से जानकारी मिली है कि मंचरियाल में जो ये मदर मेरी स्कूल है वहां पे
इन बच्चों के जो माता पिता है, कई सारे रिलीजियस ग्रुप्स आए थे, हिंदू रिलीजियस ग्रुप्स वहां आके इन लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए थे और प्रॉपर्टी को जो है वो मदर मेरी स्कूल उसको वैंडलाइज करने की भी कोशिश किए थे और डिमांड कर रहे थे कि क्यों ये बच्चे को अंदर जाने की अनुमति नहीं दिया जा रहा था। और इसी कारण हमें ये भी बताया गया है कि जो स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनके साथ कई सारे बच्चों के पेरेंट्स के साथ भी बातचीत हुई थी और इसके जरिए हमें ये भी पता चल रहा है कि एक केस भी लॉन्च हुआ था। इस केस में जो मंचरियाल की पुलिस है, इन लोगों ने जो हनुमान दीक्षा जो प्रोटेस्ट करने के लिए जो भी आए थे उनके अगेंस्ट भी एक केस लॉन्च हुआ था और खास करके ये जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन थे इन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी एक केस जारी की थी। सेक्शन 232 और 427 और 506 के ऊपर भी एक केस जारी हुई थी। हमें ये पता चल रहा है कि ये जो इंसिडेंट हुआ था तकरीबन 3-4 दिन के पहले हुआ था, जहाँ पे इन स्कूल के बच्चों ने सैफ्रॉन वस्त्र पहन के स्कूल के अंदर बिना स्कूल यूनिफॉर्म के सैफ्रॉन वस्त्र पहन के जाने की कोशिश कर रहे थे। पर हम अभी पता चल गया कि ये जो प्रोटेस्ट हुए थे इसी कारण जो अनुमति नहीं दी जा रही थी उसके कारण ये प्रोटेस्ट हुआ था और कल स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल अथॉरिटीज के ऊपर भी एक केस दर्ज किया गया है। फिलहाल के लिए हमें ये जानकारी मिल रही है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। हाँ, पुलिस को स्टैंड बाय पे रखा गया है पर सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गई। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है। इस चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए चलते हैं न्यूज रूम। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटों पर सस्पेंस अभी भी बरकरार रखा है। इन्हीं में से एक सीट है उत्तर प्रदेश के कन्नौज। गुरुवार को अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे, लेकिन उन्होंने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि यहां उम्मीदवार कौन होगा। हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के एक वीडियो को लेकर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जाहिर की है। आप लोगों ने वो वीडियो शायद सोशल मीडिया के जरिए देखा होगा कि माधवी लता एक वीडियो में तीर तानते हुए, एक धनुष पर तीर तानते हुए दिख रही हैं। इसी को लेकर ओवैसी की नाराजगी है। उन्होंने कहा है कि रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने RSS और बीजेपी वाले ऐसा एक्शन करते हैं। हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनकी इस हरकत को देख चुके हैं कि इनके इंटेंशन क्या है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर माधवी लता ने सफाई भी दी है। बता दें कि 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर चुनाव होना है। पहले चरण में नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के 8 सदस्यों, 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों और 1 पूर्व राज्यपाल की चुनावी किस्मत पर फैसला होना है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कह दिया है कि गुलाम नबी आजाद का लोकसभा चुनाव ना लड़ना कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। इसके बारे में उन्हें पहले से जानकारी थी। दरअसल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने इस बात का ऐलान किया कि गुलाम नबी आजाद अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाकी आप वो वीडियोस लगातार देख रहे हैं जिसमें पोलिंग पार्टीज अपने क्षेत्रों में जाते हुए दिख रही हैं, अलग अलग माध्यमों से पहुंच रही हैं। कहीं पर पुल से तो कहीं पर वाहनों के जरिए उन स्थानों पर पहुंच गए हैं जहां पर चुनाव होना है। और अब आज का चुनावी किस्सा। ये कहानी देश के दूसरे लोकसभा चुनाव की है, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने एक नहीं बल्कि 3 सीटों से चुनाव लड़ लिया। 1952 में अटल बिहारी वाजपेयी पहला लोकसभा चुनाव लखनऊ से हार चुके थे। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत के बाद जनसंघ बहुत शिद्दत से चाहता था कि वाजपेयी जैसे तेज तर्रार नेता को संसद में लाना चाहिए। इसलिए 1957 के चुनाव में वाजपेयी को 3 सीटों से चुनाव लड़वाया गया। ये सीटें थी लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर। इस चुनाव में उन्हें लखनऊ और मथुरा से हार का सामना करना पड़ा। मथुरा में जमानत भी उनकी जब्त हो गई, लेकिन बलरामपुर ने उनका साथ दिया और उन्हें संसद पहुंचा दिया। यहां अटल ने कांग्रेस के हैदर हुसैन को 9000 वोटों से मात दी थी। 1957 में जब अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव जीते थे तो उनकी उम्र महज 33 साल की थी। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। कंधों पर मेहनत का बस्ता, आंखों पर कौतूहल का लेंस, आपकी कहानियों के पहले गवाह और पर्दे के पीछे के नायक गांव देश के मिजाज सुनने को तैयार हैं।
क्या आप तैयार हैं? लल्लन टॉप चुनाव यात्रा 2024। पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का।